हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स। हमने पहले पढ़ा था सूक्ष्म अर्थशास्त्र, फिर उसके बाद में पढ़ा था व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अर्थ परिभाषाएँ, फिर उनकी विशेषताएँ, महत्व, ये सब पढ़ा था। अब फिर पढ़ा था इसके सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर पढ़ा था। अब पढ़ते हैं सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र की परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यवहार में सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। व्यापक अर्थशास्त्र के द्वारा निकाले गए यानी व्यापक मैक्रो इकोनॉमिक्स द्वारा निकाले गए कुछ निष्कर्ष इस सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करके ही प्रतिपादित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए निवेश से संबंधित व्यवहार व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार से संबंधित होता है। इस प्रकार अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जो कि व्यक्तिगत इकाइयों का योग मात्र होते हैं, और व्यक्तिगत इकाइयों का जो व्यवहार होता है वह समूह के व्यवहार से भिन्न नहीं होता है। ये बता रहा है कि कई व्यवहार तो ऐसे होते हैं कि जो व्यक्तिगत व्यवहार होता है उनके योग का ही समूह का व्यवहार बनता है, लेकिन आगे हम देखेंगे कि कई बार व्यक्तिगत निष्कर्ष से हम समग्र का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। देखते हैं अभी आगे। इसमें निष्कर्ष निकालना भी अत्यंत भ्रामक होगा कि सभी व्यापक अर्थशास्त्र से संबंधित व्यवहार व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार के अनुरूप होते हैं। व्यवहार में सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित सिद्धांत व्यापक अर्थशास्त्र को समझने में सहायता देते हैं, क्योंकि संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था व्यक्तिगत इकाइयों का ही योग है। और उदाहरण के लिए फर्मों का समूह उद्योग कहलाता है। इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए उसके सभी अंगों की पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाए। इस प्रकार सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यापक अर्थशास्त्र के सहयोगी का कार्य करता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित सिद्धांतों को पूर्णतः समझने पर व्यापक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का विश्लेषण करना सरल हो जाता है, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विशेष महत्व है। जिस प्रकार व्यापक अर्थशास्त्र के लिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए व्यापक अर्थशास्त्र के महत्व है। कहने का तात्पर्य कि कई बार तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र से निकाले गए निष्कर्ष व्यापक अर्थशास्त्र के लिए उपयोगी होते हैं, और कई बार व्यापक अर्थशास्त्र से निकाले गए निष्कर्ष सूक्ष्म अर्थशास्त्र के लिए उपयोगी होते हैं। उदाहरण के लिए श्रमिकों की मजदूरी को लिया जा सकता है। किसी विशेष फर्म में श्रमिकों की मजदूरी की दर क्या होगी है केवल एक फर्म विशेष की परिस्थिति पर ही निर्भर नहीं करती, वरन दूसरी फर्मों और बाजारों की परिस्थितियों पर भी निर्भर होगी। इस तरह फर्म मूल्यों को निर्धारित करते समय अन्य फर्मों के द्वारा निर्धारित मूल्यों का विश्लेषण करती है। संक्षेप में व्यक्ति की इकाई में मजदूरी, उत्पादन मूल्य आदि का निर्धारण करते समय मात्र सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसके लिए व्यापक अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। निष्कर्ष रूप में सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक प्रतीत होते हैं। इन पद्धतियों को एक दूसरे के का प्रतिद्वंदी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी आर्थिक विश्लेषण एक दूसरे की जगह नहीं ले सकता। प्रत्येक विश्लेषण का अपना महत्व और दूसरे आर्थिक विश्लेषण में उनका सहयोग अनिवार्य है ताकि सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। अब देखते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र ब्याज की दर एवं लाभ की दर, इनको प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? एक तो तरलता पसंदगी और मुद्रा की मात्रा, राष्ट्रीय आय और मूल्य स्तर और मांग। ब्याज की दर को ब्याज की दर और लाभ की दर को क्या क्या चीज़ पर प्रभावित करती है? तरलता पसंदगी, लोगों को तरल रूप में मुद्रा रखना कितनी पसंद है, और मुद्रा की मात्रा पर डिपेंड होता है कि ब्याज की दर क्या निर्धारित होगी, और राष्ट्रीय आय और मूल्य स्तर और मांग। और व्यापक अर्थशास्त्र विनियोग का सिद्धांत और कुल उपभोग का सिद्धांत, इनको प्रभावित कौन कौन से तत्व करते हैं? व्यक्तिगत उद्यमी का व्यवहार और व्यक्तिगत उपभोक्ता का व्यवहार। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की व्यापक अर्थशास्त्र पर निर्भरता। अब देखते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स किस प्रकार मैक्रो इकोनॉमिक्स पर निर्भर है। मजदूरी का निर्धारण, कोई भी फर्म अपने उत्पादन के साधनों का भुगतान करती है वह उस फर्म विशेष पर नहीं, वरन समस्त अर्थव्यवस्था के उस साधन की मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करती है। मजदूरी का निर्धारण है जो कि एक फर्म स्वयं डिसाइड नहीं कर सकती, वह बल्कि अन्य फर्मों पर भी डिपेंड करता है, उनकी मांग और पूर्ति पर भी निर्भर करता है। अतः श्रमिकों को कितनी मजदूरी देनी है सूक्ष्म अर्थशास्त्र की अपेक्षा व्यापक अर्थशास्त्र का विषय होगा। और कुल विक्रय, एक फर्म केवल अपनी ओर से यह तय नहीं कर सकती कि वह कुल कितना माल बेच पाएगी। फर्म द्वारा अपनी वस्तु के मूल्य
कम निर्धारित कर देने पर भी बिक्री नहीं बढ़ सकती है। देश के लोगों की क्रय शक्ति कम है, अतः कुल बिक्री के निर्धारण में व्यापक विश्लेषण का भी सहयोग लेना पड़ता है। उत्पादन की मात्रा का निर्धारण भी, एक फर्म की उत्पादन की मात्रा का निर्धारण उसकी अपनी नीतियों पर ही निर्भर नहीं करता, वरन उस फर्म की उत्पादन मात्रा के निर्धारण में समाज की आय, मांग, रोजगार का स्तर आदि का भी ध्यान रखना पड़ता है, और जो कि व्यापक विश्लेषण से ही संभव है। वस्तु का मूल्य निर्धारण भी, एक फर्म किसी विशिष्ट वस्तु का केवल उस विशिष्ट वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा ही निर्धारित नहीं कर सकती। इसका कारण यह है कि अनेक पूरक एवं स्थानापन्न वस्तुएं हो सकते हैं, अतः उन वस्तुओं के मूल्य का भी वस्तु के मूल्य निर्धारण पर प्रभाव पड़ेगा। देश का सामान्य मूल्य स्तर भी कीमत स्तर को प्रभावित कर सकता है, अतः कीमत निर्धारण के लिए व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं व्यापक अर्थशास्त्र की सूक्ष्म अर्थशास्त्र पर निर्भरता, अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान पहला पॉइंट है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान। देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संपूर्ण ज्ञान तभी संभव है जब हमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान प्राप्त हो, जैसे कि राष्ट्रीय आय व्यक्तिगत आय का ही योग होती है। अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण की सहायता लेनी पड़ती है। उत्पादन में समानुपातिक वृद्धि, यदि देश में कितनी वस्तु की मांग बढ़ रही हो तो यह आवश्यक नहीं है कि सभी फर्में अपना उत्पादन तेजी से बढ़ा लेंगी। उदाहरण के लिए कुछ फर्में लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत का उत्पादन कर रही होती है, तो उत्पादन बढ़ने पर उनकी लागतें बढ़ जाएंगी और अतः वे उत्पादन में वृद्धि करने के अधिक इच्छुक नहीं होंगे। इस प्रकार व्यवहार का ज्ञान सूक्ष्म अर्थशास्त्र विश्लेषण से ही हो सकता है। अब निष्कर्ष रूप में हम कह सकते, तीसरा पॉइंट है नियोजन। आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि फर्मों, उद्योग समूह एवं क्षेत्रों आदि का नियोजन किया जाए, अर्थात समग्र नियोजन के टुकड़ों में बांटना होगा। यह तभी संभव है जब सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण का प्रयोग किया जाए। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता स्पष्ट हो जाती है। आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र के महत्व का आभास और सैमुअलसन के इन शब्दों से होता है कि सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है, दोनों आवश्यक है। अतः अर्ध शिक्षित हैं यदि आप एक से भिज्ञ और दूसरे से अनभिज्ञ रहते हैं, केवल सूक्ष्म या केवल व्यापक विश्लेषण के निष्कर्ष भ्रामक, घातक और गलत हो सकते हैं, अतः उनका अनुसरण विनाशकारी हो सकता है। यह भी सत्य है कि इन दोनों का अपना क्षेत्र है जहां वे अधिक प्रभावकारी सिद्ध होते हैं। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए प्रोफेसर एक्ले ने लिखा है कि वास्तव में व्यापक अर्थशास्त्र और सूक्ष्म अर्थशास्त्र के मध्य कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती, लेकिन उपयोगी परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें व्यापक आर्थिक समस्याओं को सूक्ष्म आर्थिक उपकरणों से दूर करना चाहिए। निष्कर्ष रूप में किसी भी आर्थिक समस्या के वैज्ञानिक समाधान के लिए सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र दोनों आवश्यक है, अतः ये परस्पर प्रतिस्पर्धी न होकर परस्पर सहयोगी एवं पूरक है। अब इस चैप्टर के हम महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। प्रोफेसर एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ 1776 आएगा, 1876 है, ये तो गलत लिखा हुआ है। देखो बच्चों, ये शायद मिसप्रिंट है, मैं देख के बताऊंगी, ये शायद 1876 है, 1776 है। अर्थशास्त्र को सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया था। मार्शल ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में मानव कल्याण को प्रमुखता प्रदान की, जबकि एडम स्मिथ ने धन पर अधिक जोर दिया। मार्शल ने तो किस पे, मानव कल्याण को प्रमुखता दी, और एडम स्मिथ ने धन को अधिक जोर दिया। और मार्शल अर्थशास्त्र के उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं मानते हैं, जबकि रॉबिन्सन उद्देश्यों के प्रति ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको ध्यान में रखना है। देखो मार्शल ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं बताया, लेकिन रॉबिन्सन ने क्या बताया है, उद्देश्यों के प्रति तटस्थ बताया है। और रॉबिन्सन ने साधनों की दुर्लभता तथा उनकी चयन संबंधी क्रियाओं पर जोर दिया है। और सैमुअलसन क्या है, पहले ऐसे अर्थशास्त्री जिन्होंने 1970 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा में आर्थिक विकास की समस्या को भी सम्मिलित किया है। उन्होंने अपनी परिभाषा में क्या शामिल किया, आर्थिक विकास की समस्या को शामिल किया है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र की प्रकृति तथा स्वभाव को शामिल किया जाता है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को हम उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व में विभक्त कर सकते हैं। अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान है,
प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र विशुद्ध वास्तविक विज्ञान है। किसके अनुसार? रॉबिन्स के अनुसार विशुद्ध वास्तविक विज्ञान है, जबकि मार्शल अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान एवं कला मानते हैं। मार्शल क्या मानते हैं? आदर्श विज्ञान मानते हैं, जबकि ये रॉबिन्स क्या मानते हैं? वास्तविक विज्ञान मानते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र या बड़े समूह का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में आय रोजगार विश्लेषण आय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन दिए। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है, कहने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? JBC। इस प्रकार एक और यह धन का अध्ययन है और दूसरी ओर जो कि अधिक महत्वपूर्ण मनुष्य के अध्ययन का भाग है, यह किसने कहा था? तो मार्शल ने कहा था। और अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ, अभी हमने पढ़ा था कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है, किसने कहा था? रॉबिन्स ने। और मार्शल ने क्या बताया? ये अपने उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं है। आर्थिक विकास की समस्या को अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में प्राथमिकता देने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? अभी अपन ने पढ़ा है, पॉल एम सैमुअल्सन ने आर्थिक विकास की समस्या को अपनी परिभाषा में शामिल किया है। व्यष्टि विश्लेषण। व्यष्टि विश्लेषण में व्यक्ति की इकाइयों के आधार पर अध्ययन होता है। और व्यष्टिपरक विश्लेषण को हम क्या कहते हैं? कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। निम्न में से कौन व्यष्टिपरक विश्लेषण के दायरे में नहीं आता? एक फर्म का संतुलन भी आता है, एक उपभोक्ता का व्यवहार भी आता है, एक उद्योग का संतुलन भी, लेकिन एक अर्थव्यवस्था का संतुलन हम किस में करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। निम्न कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त बताना है इसमें? व्यष्टिपरक विश्लेषण आर्थिक संतुलन विश्लेषण से संबंधित है। सही है। ये सामान्य संतुलन विश्लेषण से संबंधित है, यह मात्र उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित या मात्र कीमत नहीं। तो व्यष्टिपरक विश्लेषण आर्थिक संतुलन विश्लेषण से संबंधित है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ इसमें बोलने में मिस्टेक हो तो बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कुछ गलत बोला है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।